हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ा रहे हैं, जिसमें परावर्तन के बारे में आपको अच्छे से पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा भी चुके हैं। आज आइए हम प्रकाश के अपवर्तन पढ़ते हैं। ये भी बहुत छोटा सा है, बल्कि इनको समझना है कि कैसे क्या क्या क्वेश्चन आता है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा लिख देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पर जैसे भी हमने परावर्तन में पढ़ा था वैसे ही इसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन इनमें दो माध्यम का होना आवश्यक होता है। तो लिखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से माध्यम मतलब ठोस द्रव गैस कुछ भी हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित, ये विचलित लिखा हुआ है, विचलित मतलब भटक जाती है, विचलित हो जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं, यानी कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब कैसे होता है उसको आइए चित्र बना के हम समझते हैं। जैसे कांच होता है, पारदर्शी कांच एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उसमें प्रकाश किरणें क्या हो जाती, विचलित हो जाती। तो अब हम चित्र बना के इसको पूरा समझते हैं कि अभी आपको चित्र ध्यान से देखिए, बस आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मान लीजिए कोई अपवर्तक तल है। अपवर्तक तल मतलब जहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होना है, और सीधा एक किरण खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब से जाने वाली प्रकाश किरण सीधा विचलित नहीं होती है। अब ये देखिए अपवर्तक तल है तो दो माध्यम, एक ऊपर अलग माध्यम, इसको हम मान लेते हैं कि माध्यम एक, ये क्या हो जाएगा, माध्यम एक होगा। और दूसरे वाले को नीचे जो लिखा हुआ है इसको मान लीजिए माध्यम दो, यानी माध्यम क्या हो गया, दो हो गया। अब प्रकाश की किरण हमेशा बाएं साइड से डाली जाती है, इसलिए हम बाएं साइड से डालेंगे। तो ये प्रकाश की किरण आई, इनको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, क्योंकि अपवर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिख देते हैं आपतित किरण। यानी ये क्या है, आपतित किरण है, यानी तल की ओर आने वाली किरण आपतित किरण हो गई। अब इनको देखो, सबसे पहले ऐसे सीधा निकल जाना था, अगर हम ऐसे इनको खींचते लेकिन ये प्रकाश किरणें ऐसे सीधा निकल जाना था, लेकिन सीधा निकल जाती तो अपने मार्ग से विचलित ही नहीं होती है। लेकिन ये क्या होता है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई, यानी इनको ऐसे जाना था, अब ये प्रकाश किरण ऐसे चली गई, मतलब ये सीधा जाना था लेकिन ये थोड़ा सा झुक के चली गई, तो ये देखो अपने मार्ग से विचलित हो गई कि नहीं। जब विचलित हो गई तो इन्हीं को बोलते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी माध्यम एक से माध्यम दो में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब माध्यम दो के लिए ऐसे हम दिखा देते हैं, जैसे इसको हम मान लेते हैं कांच है या ठोस है, इनको कांच मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, वायु मान लीजिए। ये माध्यम एक और दो माध्यम का होना आवश्यक है, तो कांच के लिए हमेशा ऐसे दिखा देते हैं, यानी एक लाइन खींचते हैं, उसी बगल छोटी लाइन ऐसे खींच देते हैं, तो ये हमेशा क्या दूसरा माध्यम बता देते हैं, यानी ठोस होगा इसके जैसा। अब ये कौन सी किरण है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, यानी ये चेंज हो गई तो अपना रास्ता चेंज कर दे, अपवर्तित किरण हो गई। तो यही कह रहा है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में ऊपर हो गया और माध्यम दो में जाती है तो अपने मार्ग से क्या विचलित हो गई, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये जो सीधा आ रहा है इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, तो ये अभिलंब है। अब एक वैल्यू हमेशा याद रखना, कोई भी कोण जो मापा जाएगा इसका अभिलंब के साथ, तो इस तरफ बना आपतन कोण, इसको आई बोलते हैं, और इस तरफ बना अपवर्तन कोण, इसको आर से लिखते हैं। तो ये क्या आपतन कोण है, और ये क्या अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है इस दिशा में। तो इसको आर से लिखते हैं, इसको आई से लिखते हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई प्रकाश की किरण है
वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम जैसे हमने पढ़ा था उसमें भी, तो इसमें भी दो नियम होता है, परावर्तन में भी दो नियम होता है, अपवर्तन में भी दो नियम होता है। पहला नियम सेम है, जब कोई प्रकाश की किरण, यानी ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, वहाँ परावर्तित अपवर्तित किरण, ये बिंदु क्या हो, जहाँ पर तीनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये क्या आपतन बिंदु बोलते हैं। और इस पर खींचा गया, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तथा लिख दो चाहे, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी इस पे आ गए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, इस पे खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते? एक ही तल में होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या है? एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही ऐसे लिख देते, सबसे आसान बैठेगा, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, मतलब अलग अलग रंग नहीं, एक ही रंग के प्रकाश के लिए। अब यहाँ से अलग अलग, इसमें हरा भी हो सकता, पीला भी हो सकता, नीला भी प्रकाश के हैं, लेकिन कोई एक ही रंग के या एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए, या हम बोल सकते हैं एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ये देखो आ रहा है इस तरफ आपतन कोण, तो इसको बोलते हैं आपतन, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की, आपतन कोण क्या होता है? आई की ज्या, ज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। जैसे अपने साइन थीटा मैथ में पढ़े होंगे कि साइन और अपवर्तन कोण, इसको क्या लिखते हैं? आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों आपको मिल जाए तो आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण साइन आर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक। ये होता है। इसी को आपको पेपर में बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एक नाम से और भी जानते हैं इसे ऐसे लिख देंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं, यानी ये स्नेल का नियम भी है। तो आपसे अगर पूछा जाए द्वितीय नियम या स्नेल का नियम, तो आप ऐसे आसानी से लिख देंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा। बस ये याद रखना, अगर ऐसे भी बोल सकते आपतन कोण आई है तो साइन आई बटे साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, या इसका दूसरा नियम भी लिख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि स्नेल का नियम क्या है और इसमें दोनों नियम हो चुके। अब एक चीज़ अगर हम आ जाते हैं थोड़ा सा और, माध्यम, यदि माध्यम एक लिखा गया है, माध्यम एक क्या है? ये है, तो हम माध्यम एक का अगर ऐसे मान लें, माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 और माध्यम 2 का और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है, यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक n1 है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक कितना है? n2 है। अगर ये दोनों वैल्यू है, इसमें दोनों आपको मिल जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तब जो नियतांक है इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1,
या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 हो जाएगा। इसमें ये होता है, इसको पढ़ा क्या जा सकता है, अगर आपको ऐसे मिल जाए हम क्या पढ़ेंगे, 1n1 बराबर n2 होगा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ये पढ़ा जाता है इसमें। अब आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, तो इन पे जब वैल्यू आपको मिलती है तो कैसे हम, अभी आपको ANG इसमें क्वेश्चन भी मिलता है, सपोज करें ANG मिल गया। अब A का मतलब क्या है, एयर यानी वायु हो जाएगा, एयर हो जाएगा, ठीक, इंग्लिश शब्द। और G का मतलब क्या होगा, ग्लास यानी कांच बोल सकते हैं। ये 3 माध्यम मिलेगा यानी ग्लास इंग्लिश में बोलते हैं। और आपको चौथा W मिल जाए, W का मतलब क्या होता है, जल यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, ये होता है। तो इन तीनों माध्यम में ऐसे मिलेगा। अब हम इनको कैसे पढ़ें, क्योंकि हमारे लिए अगर हमने इसको पढ़ना सीख लिया तो इस पर आने वाले न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देख लीजिए ANG मिला हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसमें वायु, A का मतलब वायु, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और दूसरा ऐसे मिल जाए GNW, तो G का मतलब क्या है, कांच है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हम इनको लिखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्वेश्चन जब मिलेंगे तो इनको सॉल्व करना। और ANW मिल जाए, A का मतलब वायु, तो वायु के सापेक्ष क्या होगा, जल का अपवर्तनांक। तो आप सीख चुके होंगे कि अपवर्तनांक हम कैसे लिखते हैं, कि जो वैल्यू आपको आगे मिली है उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखनी है सबके सापेक्ष ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इसके आगे थोड़ी सी और बेसिक जानकारियाँ पढ़नी, उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता। अब उत्कर्मणीयता क्या होता है, अगर ये प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है तो माध्यम 1 से 2 में गई, अगर ये सेम इसी पथ पर माध्यम 2 से 1 में जाने लगे तो सेम उसी मार्ग से वापस लौटेगी। यही है प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता। उत्कर्मणीयता में हमें एक संबंध प्राप्त होता है, वो जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए उस हमको पढ़ लेते हैं। अगर सबसे पहले मान लिया जाए कि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है और इसका आपतन कोण क्या हो जाएगा, I होगा, और अपवर्तन कोण क्या, R हो गया। तो जैसे लिखेंगे पहले, जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, अगर ये माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है तो देखो आपतन कोण अभी हमने बताया स्नेल के नियम से, क्या था स्नेल का नियम, लिख दे रहे हैं, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई, तो ये हो जाएगा साइन आई बटे क्या होगा, साइन आर होगा। माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा तो हमने क्या कहा था, अगर ऐसा लिखा जाए माध्यम 1 से माध्यम 2 में, तो इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा देखो, अब इसी का उत्कर्मणीयता, जब प्रकाश किरण, अब की इसी का उल्टा, माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है, अगर ये माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है तो यहाँ पर क्या हो जाए, अब ये आपतन कोण आर जो होगा, ये आपतन इधर से प्रकाश जा रहा है, आपतन कोण ये, अपवर्तन कोण ये बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन आर बटे साइन आई, और माध्यम 2 में जा रहा है तो 2 इसलिए आगे ये माध्यम 2 है तो 2n1, और इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान। अब दोनों को गुणा करा दो, फर्स्ट गुणे सेकंड, अगर दोनों को गुणा कराओ, इसको चाहे हम लेफ्ट साइड लिख ले 1n2, और गुणे ये हो जाएगा 2n1, और इस साइड का गुणा करा दो कि साइन आई बटे साइन आर, और इंटू हो जाएगा साइन आर बटे
साइन आई हो जाएगा, ये इससे कट गया। तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1n2 बराबर गुणे कितना 2n1 बराबर 1 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब हमें कभी भी एक चीज़ याद रखना, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो 2n1 बराबर क्या लिख सकते हो 1/1n2, ये हो जाएगा एक संबंध। ठीक, अब आपको कभी भी एक वैल्यू कैसे इसको समझोगे, अगर आपने 2n3 लिखा, आप देखो यहाँ 2n1 था, 1 आ गया 2 पीछे गया, तो ये बटे में हो गया, तो ऐसे लिख सकते 3n2 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, आपको कहीं भी मिलेगा तो ऐसे चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज कर लीजिए आपको मिल जाए GNA, तो यहाँ पर क्या होगा ANG, अगर हमने इसको इधर लाया तो ANG, क्योंकि इन दोनों का गुणा 1 के बराबर होना चाहिए। आपको ऐसे मिल जाए GNW, अभी हमने कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना WNG, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो हमेशा इसको याद रखना, न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी। अब एक विशिष्ट संबंध होता है, अगर आपको तीन माध्यम आपको मिल जाए तो उनको कैसे ले लोगे, क्योंकि तीनों माध्यम के लिए हमारा समझना जरूरी है। तो अगर तीन माध्यम 1,2,3 है, अगर ये तीन माध्यम मिल जाए कि माध्यम 1, माध्यम 2, माध्यम 3, अगर ये तीन माध्यम मिल जाए तो तीनों में एक ऐसा ही संबंध होता है, जैसे आपने चला 1n2, फिर गुणे का निशान लगाओ 2n3 हो जाएगा, फिर 3, 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से क्या होगा वापस आना n1 बराबर क्या 1 होता है। तो जैसे अभी हमने ये संबंध दिखाया था, सेम ऐसे ही होता है। अब एक चीज़ ध्यान दो वैल्यू, अगर हम क्या करें इनको 1 को आगे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा 1n2 और 2n3 को ऐसे रहने दो 2n3, और ये लिखा जा सकता तो 1n3 बराबर 1। अगर इसको इधर गुणा करा दो तो 2n3 बराबर कितना आ जाएगा 1n3, और इसको भी भेजो 1n2 हो जाएगा। तो आप एक चीज़ यहाँ संबंध देखो, क्या संबंध निकल के आया, 2 आगे था तो ये 1n2 के सापेक्ष बटे में होगा, 3 पीछे था तो ये हो गया। तो सेम ऐसे आपको मिल जाए GW, तो आपको क्या निकालना, अगर एयर के सापेक्ष तो GNW निकालना हो, तो GNW जब निकालोगे तो देखो ए के सापेक्ष जो पीछे है ऊपर जाएगा ANW, और जो आगे है वो क्या होगा बटे में, जैसे यहाँ 2 आगे लिखा है तो देखो बटे में गया तीन माध्यम के सापेक्ष, तो ANG हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हो, ये आपको ऐसे मिल जाए। सपोज कर लीजिए WNG मिला तो ये ऊपर जाएगा ANG और बटे कितना ANW हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हमने आपको बता दिया ताकि इसके न्यूमेरिकल जो है आसानी से आप सॉल्व कर लो, आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक वैल्यू और आपको ऐसे मिल जाए, उसमें याद रखना, जैसे आपको निर्वात में प्रकाश की चाल पता है, तो ANG बराबर अपवर्तनांक तथा इसमें संबंध होता है। ए का मतलब वायु है, तो यहाँ लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल और बटे जी मतलब क्या है कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल, ये दोनों याद रखना, क्योंकि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें प्रकाश की चाल बदल जाए। ऐसे आपको मिल जाए GNW, तो बहुत आसान है इसके। तो G का मतलब क्या है कांच में प्रकाश की चाल, और बटे क्या होगा, यहाँ जल है, जल में प्रकाश की चाल। चल ये आपको समझ में आ चुका। अगला ऐसे आपको मिल जाए ANW, ए का मतलब क्या है वायु में प्रकाश की चाल, और बटे क्या होगा W का मतलब क्या होगा जल में प्रकाश की चाल। तो ऐसे आपको कोई भी मिलेगा तो आप इतना याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल इस पे आएगा। ये नहीं पूछा जाएगा संबंध कैसा, तो इस पे स्थापित कीजिए। लेकिन पेपर के अगर दृष्टि से देखें तो न्यूमेरिकल इस पर इंपॉर्टेंस है। न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। केवल न्यूमेरिकल समझने की न्यूमेरिकल है, और पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल हमें बताना है, इसलिए हमें ये सब भी बताना पड़ेगा। और आप जुड़े रहिए ऐसे मेरे साथ, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।